नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बात होगी 4 महीने से चल रहे हैं उस युद्ध की खबर की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी कि कब ये युद्ध थमता है, कब शांति समझौता होता है। तो शांति समझौते की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये शांति समझौता जो है वो कितना साकार, कितना आगे सार्थक हो पाएगा, फिलहाल इस पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि सफेद कबूतर उड़ाने से पहले बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या कह रहे हैं वो भी आपको समझाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि पेच अब भी कहां पर फंसा हुआ है। दूसरी खबर नीट एग्जाम से जुड़ी हुई है। 21 जून को ये एग्जाम होना है, लेकिन उसके पहले एहतियात के तौर पर टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप की सेवाएं बंद कर दी गई है। खासतौर पर मैसेज एडिट करने की जो सेवा होती है उसको 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तीसरी खबर है अयोध्या से जुड़ी हुई, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच आगे बढ़ी है। कहा जा रहा है कि ये 200 करोड़ का घोटाला है। हालांकि ये तथाकथित आंकड़ा है, इसकी सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। इस पर जांच आगे कहां तक बढ़ी है और जो सेवादार जिनके ऊपर विश्वास किया गया था कि ये राम जी की आस्था के साथ जुड़े हैं, आखिरकार ऐसे कौन से वो सेवादार थे जिनके घरों से करोड़ों की संपत्ति बरामद हो रही है, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली का करंट लगा है। करंट कैसा लगा है ये भी आपको बताएंगे। 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे पर यूनिट बिजली की खपत में इजाफा कर दिया गया है, दाम बढ़ा दिए गए हैं। पहले ही महंगाई की मार चल रही थी, अब ऐसे में बिजली का करंट भी लगने वाला है। किस तरह से आपके बिजली के जो बिल बढ़कर आ रहे थे उसमें और इजाफा होने वाला है, इस पर भी डिटेल में बात होगी। और साथ में बात होगी मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक के उस फैसले की जो कि तबादला नीति से जुड़ी हुई है, जिसमें 15 जून का जो समय दिया गया था उसको एक दिन आगे और बढ़ा दिया गया है। इससे कितना फर्क पड़ेगा अधिकारियों कर्मचारियों पर, कामकाज पर, इसको भी तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इन पांचों खबरों पर बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस युद्ध की खबर से, जहां पर पिछले 4 महीनों से लगातार जो संघर्ष चल रहा था ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, उस पर आखिरकार विराम लग गया है। हालांकि ये विराम अभी लगा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये साफ कह चुके हैं कि ये अमेरिका की तरफ से बातचीत हुई है, अभी भी हम इस पर पूरी तरीके से सहमत नहीं है। तो फ्रांस के दौरे के दौरान जहां पर अभी G7 की बैठक होने जा रही है, वहां पर इस पर हस्ताक्षर होने हैं, शांति समझौते को लेकर सहमति बननी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान डील पर डिजिटल हस्ताक्षर पहले ही हो चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को आंशिक तौर पर खोल दिया गया है, जहाज पहले से ही वहां से गुजर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। इस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक असर देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों से सेंसेक्स लगातार बूम पर जा रहा है, अपने हाई पर पहुंच रहा है और एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है शेयर मार्केट में, जिससे कि एक तरीके से जो खरीदारी और बिकवाली जो है उसमें तेजी आई है शेयर मार्केट में। लेकिन पेट्रोल डीजल के जो दाम है, क्रूड ऑयल के जो दाम है वो भी गिरे हैं, वो भी अच्छे खासे गिर गए हैं। 84 रुपए प्रति डॉलर पर क्रूड ऑयल के दाम आ चुके हैं। ऐसे में इसका फायदा कब दुनिया को मिल पाएगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आगे बढ़ते पीएम मोदी ने भी समझौते को लेकर स्वागत किया है इसका और वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया है। तो कुल मिलाकर देखिए अभी यहां पर पेच कहां पर फंस रहा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। Has been a special friend of mine. We've had a fantastic relationship. We've worked on many deals together. I'm very happy to say very signed. The deal's all signed. And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found.
but it's essentially ships are starting to go out. और समझौते की इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ब्रह्मदीप जी, 4 महीनों के बाद पूरी दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन क्या ये लंबी राहत मिल पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं नेतन्याहू अभी भी टांग अड़ा रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो समझौता है उस पर अब हस्ताक्षर हो जाएंगे, लागू हो पाएगा ये? सनी जी, देखिए, एक शांति की कोशिश है और उसकी उम्मीदें दिखाई दे रही है। फिलहाल ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर ने डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन यह समझौता जो है वो शुक्रवार को होने वाली बैठक में तय होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो 60 दिनों की जो समय सीमा है, जिसमें बहुत सारी चीजें की जाना है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जो ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति है वो उसको दे दी जाएगी। क्या वाकई ईरान जो है वो यूरेनियम जो है वो अमेरिका को सौंपने को तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ अभी इसमें बहुत सारे पेच है और सबसे बड़ी बात है जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया कि नेतन्याहू जो है वो अपने आप को इस डील में शामिल मान ही नहीं रहे हैं। तो जब तक इजराइल इस डील को स्वीकार नहीं करेगा तब तक लेबनान जैसे जो मोर्चे वहां पर युद्ध कैसे बंद होगा। तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इन 60 दिनों की जो समय सीमा है उसमें क्या इजराइल को खामोश रखने में अमेरिका कामयाब हो पाएगा। और यदि इजराइल खामोश नहीं रहेगा तो ऐसा लगता नहीं कि डील ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी। सनी जी, बिल्कुल, ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लेबनान को लेकर जो समझौते की बात ईरान बार बार कर रहा था उसको लेकर अमेरिका तो सहमति जता रहा है, लेकिन अब भी इजराइल साफ कह रहा है कि इस पर हम सहमत नहीं है। तो एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है इधर अमेरिका और इजराइल के बीच, जबकि ये युद्ध शुरू हुआ था तो इजराइल की वजह से ही शुरू हुआ था। ऐसे में क्या अमेरिका और इजराइल आमने सामने आ गए हैं? और दूसरी बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि इजराइल में आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, तो अंदर खाने नेतन्याहू पर भी उतना ही ज्यादा दबाव होगा। बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। दरअसल सनी जी, नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट कहा है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, परमाणु बम का निर्माण नहीं करने देंगे। तो यदि इस प्रकार की धमकी दी है नेतन्याहू ने, तो निश्चित तौर पर नेतन्याहू का जो ध्यान है वो अपने देश में होने वाले चुनाव पर है। दूसरी तरफ जो ट्रंप है वो अपनी जीत बताकर, जैसे उन्होंने अपने 80वीं सालगिरह पर यह कोशिश की थी कि युद्ध विराम हो जाए, तो कुल मिलाकर ट्रंप का ध्यान भी अपने देश में होने वाले मध्यावधि चुनावों पर है। तो जब चुनावों को लेकर कोई डील होती है रणनीतिक तौर पर, तो क्या उसकी लंबी उम्र हो सकती है और क्या चुनाव के बाद वो फिर खामोश रहेंगे? तो इसमें बहुत सारे पैच है। सबसे बड़ी बात तो यह दिखाई देती है कि इस डील को लेकर ईरान में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो भी सबके सामने है। तो कुल मिलाकर दक्षिणपंथी जिस प्रकार से हावी इस डील पर, वो इजराइल में ले लें, अमेरिका में ले लें या ईरान में ले लें, तो दक्षिणपंथी कैसे आगे आने वाले समय में इस डील को जो है वो सफल होने देंगे, इसको लेकर जटिलताएं बरकरार। बिल्कुल, कई तरह की जटिलता है। तकनीकी पहलू इसके जो है उसको बहुत बारीकी से समझना होगा क्योंकि आसान नहीं होगा इसको निभाना, इस डील को निभाना। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। और चलिए अब बात करते हैं उस अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नीट री एग्जाम होने जा रहा है 2026 21 जून को, और उसके पहले निष्पक्षता के साथ, सुरक्षा के साथ ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए टेलीग्राम जो मैसेजिंग ऐप है उस पर बैन लगा दिया गया है और कहा गया है कि 30 जून तक मैसेजिंग सर्विसेज इसकी बंद रहेगी। और बाकायदा इसके लिए इस बार एक विशेष इंतजाम ये भी किया है कि एयरपोर्ट के जरिए, प्लेन के जरिए, माफ कीजिएगा, प्लेन के जरिए एग्जाम सेंटर तक जो पेपर्स है उसको पहुंचाने की कोशिश होगी, यानी कि वायुसेना की मदद ली जाएगी और इसके जरिए एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो जिस तरह से टेलीग्राम का एक फीचर है एडिटिंग का, उस फीचर का दुरुपयोग होता है, फर्जी तरीके से पेपर की एडिटिंग होती है, सबूत तैयार किए जाते हैं, छात्रों को बरगलाया जाता है, उनको बेचे जाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए इस ऐप को फिलहाल के लिए बैन किया गया है, यानी कि बंद रखा गया है।
ऐसे कई चैनल्स हैं टेलीग्राम पर जो कि प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते हैं, लाखों रुपए की ठगी करते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A का हवाला देते हुए इस पर कार्रवाई की है। तो 21 जून को ये एग्जाम होने हैं नीट यूजी के, तो री एग्जाम होने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से ही अभ्यर्थी प्राप्त करे, किसी के बहकावे में ना आए, ये भी छात्रों से कहा गया। तो कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय के सामने भी, क्योंकि अब की बार अगर ये नीट एग्जाम सही तरीके से नहीं हो पाता है, पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाता है, तो मुश्किलें जाहिर सी बात है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इस बार हर संभव प्रयास किया जा रहा है, भरसक कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से एग्ज़ाम सही तरीके से, सफल तरीके से, सुरक्षित तरीके से कंडक्ट करा दिया जाए। 24 लाख लगभग विद्यार्थी है जो कि नीट का एग्ज़ाम देते हैं और पिछली बार जिस तरह से पेपर लीक की खबरें आई थी उसके बाद कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी, इसमें सुसाइड कर लिया था कई बच्चों ने, और ऐसे में बहुत किरकिरी भी हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा गया था, कॉकरोच पार्टी भी बन गई थी और उसके बाद कई लोग जुड़ भी गए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हो गया, तो कई तरह की बातें भी हुई। हालांकि इस बीच सीबीएसई के जो डायरेक्टर थे उनका तबादला कर दिया गया, उनको बदल दिया गया। लेकिन इस बार अग्नि परीक्षा तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी है और साथ साथ शिक्षा विभाग की भी है, उन तमाम पुख्ता इंतजामों की भी है जिसका कि दम भरा जा रहा है कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। तो देखते हैं कि इस बार कितना पास हो पाता है ये सिस्टम इस परीक्षा को कंडक्ट कराने में, क्योंकि अब तक 10 सालों का ये रिकॉर्ड है कि लगभग 89-90 एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुए, या तो पेपर लीक हो गया या पेपर एग्ज़ाम फिर से करवाए गए। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हुई हैं और खासकर यंगस्टर जो है वो इससे निराश हुए हैं, उनके अंदर निराशा घर कर गई है और कई लोग इस बात को लेकर नाराज़ थे कि आखिर हम एक एग्ज़ाम क्यों नहीं करा पा रहे। तो ये राजनीतिक विषय भी बना। तो इस बार पुख्ता तो चलिए एग्जाम के बाद बात करते हैं अब राम जी की। राम जी का नाम तो हम दिन भर जपते ही रहते हैं और खासतौर पर राजनीतिक मंचों पर तो ये आम बात है, लेकिन इस बार राम का नाम जपा जा रहा है तथाकथित चंदे के घोटाले के लिए। जी हाँ, अयोध्या में जिस तरह का चढ़ावा आया है उसमें 200 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही जा रही है और ये कोई और नहीं कर रहा है बल्कि जो सेवादार है, जो इस सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति भाव में लगे हुए हैं, दरअसल वही भक्ति का चोड़ा ओढ़े हुए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब तक के 3 शिकायतें पहुंची है। पहली शिकायत धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे ने की है, दूसरी शिकायत यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने की है और तीसरी शिकायत करनी सेना ने की है। हालांकि पुलिस ने अभी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है, किसका संरक्षण मिल रहा है। मंगलवार की सुबह 11 बजे एसआईटी जांच के लिए मंदिर पहुंची और साथ ही अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर इस दौरान मौजूद रहे। टीम जांच में ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। कई तो ऐसे कर्मचारी हैं जो छोटा मोटा काम करते थे, 15,000 की जिनकी सैलरी थी, करोड़ों के बंगले बना लिए, गाड़ियां खरीद ली और कई तरह की संपत्तियां उन्होंने बना ली है। उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम ने सोमवार को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से चढ़ावा चोरी को लेकर जानकारी ली। इसके अलावा ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव एसआईटी ने बुलाकर उनसे भी सवाल जवाब किया है। टीम में 42 संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। बता दें कि चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 5 लोग लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और राम शंकर के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी तो कर ली गई है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी में लगे हुए थे। पुलिस ने लवकुश और अनुकल्प को हिरासत में लिया है। सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने 7 जून को दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई है, जिसे लेकर अखिलेश ने भी ये कहा था कि मामले पर सरकार की चुप्पी अपने आप में संदिग्ध है, कोर्ट को मामला देखना चाहिए। और इस बीच हमारे साथ अयोध्या से बीएस लाठी जी हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं।
बीएस लाठी जी, ये आस्था पर कहीं ना कहीं एक बड़ा कुठाराघात है। एक तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है ये हर जगह अब संशय की स्थिति पैदा करता है। अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी सामने आई है, क्या खुलासे हुए? ये जिस तरह से बात की जाए, पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें राम मंदिर और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और उस केंद्र पे सबकी निगाहें इस समय, सब चाहे हर हिंदू हो चाहे जो राम भक्त हो, वो कहीं ना कहीं मन उनका दलित है और इस बात को लेकर तकलीफ है कि क्यों हमारे साथ जो हमारे आराध्य प्रभु राम है उनके साथ इतना बड़ा जो कुठाराघात हुआ, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है और हिंदुत्व की बड़ी तौहीन वाली बात है। तो इस सब को लेकर जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ और जो सारी जांच एजेंसियां हैं वो चौकन्नी हुई और अयोध्या में डेरा डाली है, पहुंची। लगभग अगर बात की जाए, कल एसआईटी और उससे पहले केंद्र सरकार की भरोसेमंद जो अधिकारी है, बड़ा अधिकारी, वो अयोध्या में उससे पहले डेरा डाले हुए हैं और जो अयोध्या में जो उससे जुड़े हुए, चाहे नपेंद्र मिश्रा हो, चाहे चंपत राय हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, तो इन सब जो पदाधिकारी हैं इनसे कल एसआईटी कल लगभग 4 से 5 घंटे जो राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, उनसे पूछताछ की और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछताछ की। जो बैंक के कर्मचारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, काउंटिंग जो प्राइवेट आदमी है उनसे पूछताछ, और जो डाटा है अंदर जो सीसीटीवी है वो पूरा खंगाला गया है। और अभी ये कहने जल्दबाजी है कि कितने करोड़ का ये घोटाला हुआ, अभी तो जो भी, चाहे जो हमारे पत्रकार साथी हैं तमाम, कोई सूत्र से या कोई ऐसे, तो ये अभी हम ये भी नहीं कह सकता कि इतनी करोड़ का घोटाला हुआ। अब तो जो जांच एजेंसियां हैं, जो जांच बैठी है, वो जब उसका बयान आएगा और जब इसकी डाटा सार्वजनिक होगा तो ये कहना पाना कि हाँ इतने करोड़ का घोटाला हुआ। लगभग सब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इतने करोड़ का हुआ, 27 करोड़ का हुआ, हीरे गायब हो गए, सोने गायब हो गए, चांदी गायब हो गई। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि राम मंदिर में कितने करोड़ का घोटाला हुआ। हाँ, ये जरूर है कि राम मंदिर में जो घोटाला और चंदा चढ़ावा का जो कांड हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। बीएस लाठी जी, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा है। चौथी बार, 5वीं बार ये झटका लगा है और ये झटका लगा है 30 पैसे से लेकर 50 पैसे पर यूनिट का। जी हाँ, 4 रुपए 10 पैसे, 4 रुपए 20 पैसे और 5 रुपए 10 पैसे की जो बिजली मिलती थी, अब उसमें 30 पैसे 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पहले से ही स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बिल की जो मार थी वो तो पड़ी रही थी, जो दरें थी वो तो पहले से ही हम देख ही रहे थे, लेकिन अब ये दरें और बढ़ा दी गई है, जिससे कि आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं जीवन यापन करना थोड़ा सा और मुश्किल हो गया है। पहले ही पिछले हफ्ते ही आपको याद होगा सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे। रायपुर में 1013 रुपये का सिलेंडर हो गया है। इधर डीजल जो है, पेट्रोल जो है वो पहले से ही महंगा चल रहा है, तो कहीं पर किसानों को डीजल नहीं मिल रहा और कहीं पर ये स्थिति अब बन गई है कि ये जो बिजली उपभोक्ता है उनको इस तरह के झटके दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अच्छे दिन है वो आने शुरू हो गए हैं आम उपभोक्ताओं के लिए। तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0 से 100 यूनिट तक की बिजली जो है 30 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है और 201 से 400 यूनिट तक के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट, 600 यूनिट से लेकर ज़्यादा बिजली खपत करने पर 50 पैसे पर यूनिट, छोटी दुकानों के लिए और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए प्रति यूनिट 40 पैसे बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, पहले से ही स्मार्ट मीटर की वजह से बढ़ी हुई बिजली के बिल हम पटा रहे थे, ऐसे में एक बार फिर से ये और एक महंगाई का बम फोड़ दिया है सरकार ने, एक बड़ा करंट दे दिया है। क्या लग रहा है, क्या इसमें कोई सुधार होने की उम्मीद की जा रही है, कोई गुंजाइश की जा रही है? 1 जुलाई से दरें लागू होनी है, विपक्ष इसको लेकर हल्ला बोलने वाला है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है आम जनता जो है महंगाई की मार से पहले ही जूझ रही थी। पहले ही जो है पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ जो है एलपीजी के दाम पहले ही बढ़ चुके थे, जिसके कारण कहीं न कहीं लगातार जनता जो है सरकार से राहत की उम्मीद करते, लेकिन
अब एक बार फिर जो है आम जनता की कमर टूटने वाली, क्योंकि 1 जुलाई से जो बिजली की नई दरें हैं वह प्रभावी हो जाएगी और इसे लेकर छत्तीसगढ़ राज्य नियामक आयोग ने हरी झंडी दे दी है। बिजली कंपनी की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य नियामक आयोग को विवरण प्रस्तुत किया गया था, बताया गया था कि 6,304 करोड़ रुपए का घाटा बिजली कंपनी को है। इससे बिजली के दाम बढ़ाए जाने अति आवश्यक है और बिजली कंपनी ने 25% के इजाफा की मांग की थी, लेकिन आयोग ने जो है सिर्फ 1663 करोड़ रुपए के घाटा को ही अलाउ किया, उसे स्वीकृत किया और इसके आधार पर जो है अब जो नई दरें बढ़ाई गई वह 30 से 50 पैसे जो है जो घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए बढ़ाई गई है, 30 से 40 पैसे जो है जो गैर घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए बढ़ाई गई है। इसके अलावा लेकिन बीच में आपको रोक रहे हैं मनोज, लेकिन देखिए बकाये की बात की जाए तो सरकारी विभागों पर लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है, बड़े उद्योगों पर, प्रतिष्ठानों पर 10,000 करोड़ रुपए का बकाया बाकी है। तो क्या उनसे भी वसूली करने की तैयारी की जा रही है, सिर्फ आम उपभोक्ता से ही वसूला जाएगा सब कुछ? जी निश्चित रूप से समय समय पर कहीं ना कहीं बिजली कंपनी की जो मंशा है उस पर सवाल खड़े होते रहे, क्योंकि जो आम उपभोक्ता है यदि 1 महीने की बिल नहीं पटाता है, 2 से 3 हजार रुपए की बिल नहीं पड़ती तो उनकी बिजली कट कर दी जाती है और अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद से सीधे सीधे जो है रिमोट से ही बिजली कट होती, तो निश्चित रूप से जो है आम उपभोक्ताओं पर कहीं ना कहीं जो है बिजली कंपनी लगातार जो है डंडा चलाने का काम करती है, जबकि जो बड़े उपभोक्ता रहते हैं, बड़े बकायादार होते हैं, खासकर जो है जिसमें कि बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है यहाँ पर आम उपभोक्ता ज्यादा परेशान, ज्यादा दबाव में, ज्यादा प्रभाव में दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश का 5 का पंच की आखिरी खबर है। मध्य प्रदेश में तबादले को लेकर जो तबादला नीति लाई गई थी उसका आखिरी दिन 15 जून था, लेकिन उसको 16 जून एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया और पिछले महीने 20 मई को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था कि जो तबादला नीति है उसका एक समय निर्धारित किया जाए ताकि जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनको, उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और इसीलिए ये तबादला नीति लाई गई थी। लेकिन एक दिन का समय और अतिरिक्त विभागों के जो मंत्री है उनके अनुशंसा पर बढ़ाया गया, तो 16 तारीख यानी कि आज रात 12 बजे तक ये तबादले संभव है। इसके बाद ये तबादले नहीं हो पाएंगे, ये कहना है सीएम का। तो आगे इस आदेश से कामकाज किस तरह से प्रभावित होगा, कैसे सही तरीके से अधिकारी कर्मचारी नियमित तौर पर अपना कामकाज कर पाएंगे, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये भी देखना और समझना होगा। क्योंकि अमूमन होता ये था कि कभी भी बीच में तबादले होते थे उससे अधिकारियों के परिजनों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में इसको मद्देनजर रखते हुए ये तबादला नीति लाई गई थी। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।